मेरी भाभी कूड़े वाले को रोज कूड़ा देती, जिसे देखते ही वह खुश हो जाता और रोज रोज वह खुशी से हमारे घर में कूड़ा लेने आता। अचानक ही एक दिन मुझे मालूम पड़ा कि कूड़ा बेचकर वह करोड़पति बन गया। मुझे शक हुआ तो राज जानने के लिए मैं उसका पीछा किया और मैंने जो देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बेहोश हो गई। वह तो कूड़े के साथ। मेरा नाम सुनीता है, मेरी उम्र 18 साल की है और मैं अपने माँ बाबा और भैया भाभी के साथ रहती हूँ। अभी 6 महीने पहले ही मेरे भैया की शादी हुई है। मेरी भाभी ने घर को अच्छे से संभाल लिया है। मेरा बॉयफ्रेंड राज मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता है। मैं रोज़ सुबह 11 बजे कॉलेज के लिए निकल जाती हूँ और शाम को 5 बजे तक वापस आती हूँ। हमारे मोहल्ले में एक लड़का है विनोद, जो बहुत ही गरीब घर से है। उसके माँ बाप बहुत ही कम उम्र में गुजर गए थे, तो उसका जीना बहुत ही मुश्किल हो गया था। आखिरकार वह लोगों के घर से कूड़ा इकट्ठा करता है और उसे फेंका करता है, जिसके लिए सब लोग उसे पैसे देते हैं। करीब 14 साल से यही काम करता है। अब वह 20 साल का हो गया है। आते जाते वह मुझे घूरता रहता है और कभी कभी मेरे साथ बात करने की कोशिश भी करता है। दिखने में तो काफ़ी हैंडसम है, पर है तो एक कूड़े वाला, इसलिए मैं उसे ज़्यादा भाव नहीं देती। उसके पिताजी अच्छा काम ही किया करते थे, पर उसके माँ बाप के मौत के बाद किसी ने भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ली और जब उसे कोई भी काम नहीं मिला तो मजबूरन उसने यही काम शुरू किया। विनोद रोज हमारे घर पर कूड़ा इकट्ठा करने आता है और मेरी भाभी उसे कूड़े का थैला पकड़ा देती है, जिसे देखते ही वह बहुत खुश हो जाता और मुस्कुराते हुए उसे लेकर चला जाता। मुझे बहुत हैरत होती थी कि कूड़े का काम वह इतनी खुशी खुशी कैसे कर सकता है। लोग तो यह काम मजबूरी में करते हैं। विनोद के चेहरे में तो हमेशा हंसी खुशी का भाव ही रहता है, जबकि मोहल्ले के लोग उससे ठीक से बात तक नहीं करते। मोहल्ले के जवान लड़के लड़कियां विनोद को भाव नहीं देते और कोई भी शुभ काम में उसे नहीं बुलाते। हाँ, घर का बचा हुआ खाना लोग उसे बुलाकर दे दिया करते थे, जिससे लेकर वो बहुत खुश हो जाता। एक शाम भैया घर पर बहुत परेशान होकर आए और कहा कि मेरी नौकरी चली गई है। जिस फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ वर्कर का स्ट्राइक हो गया और मालिक ने फैक्ट्री बंद करवा दिया। इतने सारे लोगों का काम चला गया और बदले में उन्हें कुछ भी पैसा नहीं मिला। मेरे पापा को तो बहुत कम पेंशन मिलता है। हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि घर चलाए तो चलाए कैसे। मैंने कहा भैया मैं कॉलेज छोड़ देती हूँ। इस पर भैया ने कहा कि नहीं, तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, मैं कुछ न कुछ काम तलाश लूँगा। फिर क्या था, अगले दिन से भैया काम की तलाश में निकल पड़े, पर मोहल्ले के काफ़ी सारे लोग बेरोजगार हो गए थे और सारे लोग काम ढूंढ रहे थे। ऐसे में काम मिलने में तो टाइम लगना है। हमारी आर्थिक हालत खराब होने लगी। मैंने यह बात अपने बॉयफ्रेंड से कही तो उसने कहा तुम टेंशन मत करो, कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। मेरे बॉयफ्रेंड राज मुझे बहुत प्यार करता था और वह काफ़ी अमीर घर से है। मैं एक अमीरी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। इस वजह से कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं राज को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। वह बहुत ही हैंडसम है, मुझे देखते ही पसंद कर लिया और मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्च किया करता है। दिन बीतते चले गए। मेरे भैया रोज काम की तलाश में निकल जाया करते थे। शाम को जब वापस आते तो परेशान होकर घर आते। उन्हें कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। जहाँ पैसे से घर का खर्च तो आराम से चल जा रहा था, पर जल्दी ही कुछ काम ना मिले तो सारे पैसे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मुझे कॉलेज में 10,000 रुपये भरने थे, पर मैं डर के मारे भैया से यह बात बोल नहीं पा रही थी। पहले ही वह इतने परेशान हैं, इतना पैसा कहाँ से निकालेंगे, यह सोचकर मेरी हालत तो खराब हो गई थी। ऐसा नहीं था कि हमारे पास जमा पैसे नहीं हैं, पर कब तक काम नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। इसी डर से हम पैसे कम खर्च करने लगे। अगर 6 महीने तक काम न मिले तो यह 10,000 रुपये भी तो घर के काम आएंगे। यही सोचकर मैं भैया को फीस के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मैंने सोचा अपने बॉयफ्रेंड से उधार ले लेती हूँ, भैया को काम लगते ही मैं उसे वापस कर दूंगी। मैंने राज से कहा कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है। भैया को अब तक काम नहीं मिला है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? भैया को काम मिलते ही मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। इस पर राज ने कहा कि मुझे तो जितनी पॉकेट मनी मिलती है मैंने सारे खर्च कर दिए हैं, मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं अपने पापा को यह भी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे बहुत डांटेंगे। यह सच है कि राज बहुत पैसे उड़ाया करता है, पर उसके पास 10,000 रुपये नहीं है। यह बात मैं मानने को तैयार नहीं थी। काफ़ी उदास होकर मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, तभी रास्ते में मुझे विनोद मिल गया।
बेटा। विनोद ने मेरा चेहरा पढ़ लिया और कहा, क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रही हो, तुम्हारे भैया को काम नहीं मिला क्या? ऐसे तो मैं विनोद से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती हूँ, पर आज इतनी परेशान थी कि मैं उससे बातें करने लगी। मैंने कहा, भैया को काम नहीं मिल रहा है और मुझे कॉलेज में 10,000 रुपये फीस भरनी है। मैं घर पर यह बात नहीं बता सकती, पता नहीं उन्हें कब तक काम मिले, शायद मुझे अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। विनोद ने कहा, इतना अच्छा मौका मिला है तुम्हें कॉलेज जाने का, इसे क्यों बंद करोगी? मेरी हालत देखो, मैं कभी पढ़ लिख नहीं पाया। जब तक पापा जिंदा थे तो स्कूल में तो गया, पर कॉलेज नसीब नहीं हुआ और कम उम्र से ही मैं कमाने लगा हूँ। मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। यह सुनकर मैं गहरी सोच में डूब गई। विनोद एक गंदे से झोपड़ी में रहता है और उसके घर के पास एक गंदा सा तालाब है। वहाँ कोई भी लोग आना जाना नहीं करते, खुद ही इतनी तकलीफों के साथ रहता है। शायद अपनी जिंदगी भर की कमाई मुझे देना चाह रहा है। उधर मेरा बॉयफ्रेंड राज बहुत ही आलीशान बंगले में रहता है और 18 साल की उम्र से ही उसके पास अपनी खुद की कार है। वह अभी 19 साल का है और खुद की कार ड्राइव करके कॉलेज आता है। कई लड़कियां उस पर मरती है क्योंकि लड़कियों के पीछे वो काफ़ी खर्च करता है। इतना पैसा होने के बावजूद भी वह 10,000 रुपये मुझे उधार नहीं दे पाया और यह गरीब विनोद जो कूड़ा उठाता है और झोपड़ी में रहता है मुझे पैसे देने की बात कर रहा है। मुझे सोच में डूबा देख विनोद ने कहा, क्या सोच रही हो? इतना मत सोचो, तुम्हें पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, मैं इतने रुपए तुमसे ऐसे कैसे ले लूँ? तुमने इतनी मेहनत से कमाया है, रहने दो, मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। उसने कहा, तुम अभी यहीं रुको, और दौड़ता हुआ अपनी झोपड़ी में चला गया। मैं उसकी राह तकती रही। वह मेरे पास आया और 10,000 रुपये मेरे हाथ में पकड़ा दिए। मैंने कहा, देखो विनोद, मैं तुमसे यह पैसा लेना तो नहीं चाहती, लेकिन मेरे भैया को काम लगते ही मैं तुम्हें ये पैसे वापस कर दूंगी। उसने कहा, इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे पैसे वापस मांगे क्या? अगली सुबह मैं कॉलेज जाकर अपनी फीस जमा कर दी। राज देखकर कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? अभी तो कह रही थी पैसे नहीं है। मैंने कहा, जब तुमने नहीं दिया तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहीं से इंतज़ाम कर लिया है। मैं उसे यह बात इतनी चीर कर कही। कॉलेज से वापस आते वक्त मुझे रास्ते में विनोद मिला तो मैं उसे देखकर मुस्कुराई। पहली बार शायद मुझे विनोद अच्छा लगने लगा। जरूर एक कूड़े वाला है, पर उसका दिल बहुत बड़ा है। मैं विनोद के पास गई और कही, मैंने कॉलेज की फीस भर दी है, तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं तुम्हें यह पैसे वापस कर दूंगी, तुम फिक्र मत करना। तुम्हें तो सब पता है, अभी घर में दिक्कत चल रही है। उसने कहा, अरे तुम अपने पढ़ाई में ध्यान दो, यह सब बातें दिमाग से निकाल दो। 2 दिनों के अंदर ही मैंने देखा कि विनोद घर पर कुछ काम करवा रहा है। मुझे काफ़ी हैरत हुई। मैं उसके पास गई और पूछी, यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, मेरा घर एकदम टूट गया है और बारिश में अंदर पानी टपकता है, इसलिए मैं अपने मकान को पक्का मकान बना रहा हूँ। यह बात सुनकर मुझे काफ़ी हैरत हुई। इतना गरीब इंसान आखिर इतना पैसा कैसे खर्च कर रहा है? मुझे लगा हो सकता है छोटा मोटा मकान बना ले, पर उसका मकान बनता ही चला गया और उसने एक बहुत ही आलीशान घर बनवा लिया। उसके घर के आसपास बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया। मुझे बहुत हैरत हुई कि आखिर करोड़ों रुपए घर के पीछे कैसे खर्च किया। यह तो लोगों के घर में कूड़ा और कचरा उठाता है। देखते ही देखते उसने अपने खुद की कार भी खरीद ली। एक दिन मैं कॉलेज जा रही थी कि मुझे विनोद मिला। कहा, मैं तुम्हारे कॉलेज की तरफ ही जा रहा हूँ, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैं उसकी कार में बैठ गई। राज के कार से भी काफ़ी महंगी उसकी कार थी। मैंने कहा, तुम्हारी कार तो बहुत अच्छी है, कितने में लिया? उसने कहा, 20 लाख की है। यह सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। एक कूड़े वाला आलीशान बंगले में रहता है और इतना बड़ा कार खरीद लिया, आखिर उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? मैं यह जानना चाहती थी क्योंकि मैं भी अमीर बनने का सपना बचपन से ही देखती हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी जीते जीते मैं परेशान हो गई हूँ और अब तक भैया को काम भी नहीं मिल पाया है। अगर मुझे पता लग जाए कि यह कैसे पैसे कमाता है तो मैं भी इन पैसों से अमीर बन सकती हूँ। मैंने देखा कि विनोद सिर्फ कूड़ा उठाने का काम ही करता है। मेरी भाभी रोज उसे कूड़े में जो सामान देती वह उसे मुस्कुरा कर लेकर चला जाता और रोज सही समय में खुशी खुशी कूड़ा उठाने आ जाता। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मेरी भाभी कूड़े में उसे
उसे ऐसा क्या देती है जिससे वह करोड़पति बन गया और हमारे परिवार की हालत इतनी खराब हो गई। अब तो मुझे अपनी भाभी पर शक होने लगा। तो एक दिन सुबह मैं जल्दी उठकर भाभी के रखे कूड़े की तलाशी लेने लगी। जब मैंने उस कूड़े को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मैंने सोच लिया था कि मैं राज का पता लगाकर ही रहूंगी। आखिर चक्कर क्या है और विनोद के पास इतना पैसा कहाँ से आता है। अब मैं हर दिन यही सोचने लगी कि मैं इतना पढ़ लिख कर उसी के पैसे की फीस भर रही हूँ और वह कूड़ा उठाकर ऐश की जिंदगी जी रहा है। विनोद कूड़ा उठाते समय तो आम कपड़ा पहनकर आता था, लेकिन बाकी समय बहुत बहुत ठाठ बाट से रहता। मुझे अक्सर वह कॉलेज ड्रॉप कर दिया करता था। जब राज ने मुझे विनोद के साथ देखा तो उसने कहा, यह तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है क्या? मैंने कहा, कैसी गंदी बातें कर रहे हो, यह हमारे मोहल्ले का है। तुम्हारी सोच दिन ब दिन गंदी होती जा रही है। और इस पर हम दोनों की खूब लड़ाई होती। राज को मेरे और विनोद के ऊपर शक था, लेकिन मेरे और विनोद के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, मुझे लगता था कि विनोद मुझे पसंद करता है, लेकिन मेरे दिल में तो उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यह राज का पता लगाना चाहती थी कि आखिर विनोद के इस अमीरी का राज क्या है। मैं रोज रोज अब अपने घर में कूड़ा देखने लगी और मुझे अपनी भाभी पर शक होने लगा। एक दिन मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ कि आखिर विनोद इन कूड़े का क्या करता है। तो मैं कॉलेज नहीं गई और जब विनोद ने पूरे मोहल्ले से कूड़ा इकट्ठा करके अपने घर पर गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे गई। वह कूड़े को छांट रहा था और उसके बाद मैंने जो देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे चक्कर सा आने लगा, जैसे कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। दौड़ते हुए मैं अपने घर आई और उल्टी करने लगी। मेरी भाभी मेरी हालत देखकर दौड़ कर आई। मैं अपने कमरे में चली गई और बेहोश हो गई। जब मैं उठी तो भाभी मेरे सामने बैठी हुई थी। उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा, भाभी मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। पर मेरी भाभी शक की निगाहों से मुझे देखने लगी और कही, राज और तुम्हारे बीच में कुछ ऐसा वैसा तो? मैंने कहा, भाभी आप कैसे बातें कर रही हो? उसने कहा, तो फिर तुम्हें यह चक्कर आना, उल्टियाँ होना, यह सब क्यों हो रहा है? मैंने कहा, भाभी आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भाभी की बातें बहुत ही अजीब लगी। घर पर रहने का मन नहीं कर रहा था तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बंगले में तुमसे मिलने आ रही हूँ। करीब 3 बजे मैं उसके घर पहुंची। उसके घर के हालात देखकर मेरे सर पर तो मानो आसमान टूट पड़ा, पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने राज का जो हालत देखा, ऐसे ही मैं सुबह से विनोद की हालत देखकर परेशान थी और अब राज की हालत। मैं वहां से निकल गई और दौड़ते हुए अपने घर पर आ गई और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया और रोने लगी। मुझे खाने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं लेटी हुई थी तो भैया और भाभी मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे भैया भाभी कमरे के अंदर आ गए। मेरी भाभी ने कहा, तुम गर्भवती तो नहीं हो ना? मैंने कहा, भाभी ये कैसी बातें लेकर बैठ गई आप? भाभी ने कहा, सुबह तुम्हें चक्कर आ रहा था, उल्टी हो रही थी, फिर तुम कहीं निकल गई और उसके बाद जाकर कमरे में बंद होकर रो रही हो। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल बात कुछ और है। भाभी ने कहा, बात क्या है, बताओ हमें। मैंने कहा, जब मैं राज के घर गई थी तो उसकी हालत देखकर मुझे लगा कि वह सही लड़का नहीं है। भैया ने बोला, ऐसा क्या देखा तूने? मैंने कहा, भैया वह ड्रग्स लेता है। जब मैं उसके घर गई तो वह ड्रग्स लेकर नशे में पड़ा हुआ था। ऐसा लड़का मेरी जिम्मेदारी क्या लेगा? इसलिए मैं उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे लड़के के साथ मैं तो शादी नहीं कर सकती। इसी वजह से मैं रो रही थी भैया, क्योंकि मेरा दिल टूट गया है। मेरे भैया ने मुझे गले लगा लिया और कहा, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा ही कर, पर तू रो मत। मुझे भैया ने बताया कि आज मुझे काम मिल गया है और पहले का काम के मुकाबले थोड़ा पैसा भी ज्यादा है। मैं बहुत खुश हो गई। तब भैया ने पूछा, तूने कॉलेज की फीस भर दी क्या? मुझसे तो तूने पैसे मांगे ही नहीं। अब मैंने कहा कि हाँ, मुझे 10,000 रुपए फीस भरने थे। मैंने वह पैसे विनोद से उधार लिए हैं। यह बात सुनकर तो मेरे भाई को विश्वास ही नहीं हुआ कि कूड़े वाला लड़का ने मुझे उधार दिया। भैया ने कहा, तूने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं अपना जमा पैसा तुझे दे देता। मैंने कहा, भैया मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरे भैया ने मुझे 10,000 रुपए दिए और कहा, तू कल ही विनोद को वापस कर देना। भैया और भाभी मुझे लेकर खाने की टेबल पर गए और हम लोग सब मिलकर एक साथ खाना खाया। खाते खाते मुझे सिर्फ विनोद का ही ख्याल आ रहा था। आज मैंने जो कुछ भी देखा, मुझे अपनी आंखों से यकीन नहीं आ रहा था। अगले दिन जब विनोद कूड़ा लेने आया तो मैंने उसके पैसे थमा दिए। मैंने उसे कहा कि मेरा भैया को काम
मिल गया है। वह देखकर मुस्कुराया और कहा कि कभी ज़रूरत हो तो मुझसे कहने में शर्माना मत। मैंने कहा ठीक है। कूड़े का थैला उठाकर उसके चेहरे में एक खुशी का भाव नजर आया और वह उसे लेकर चला गया। एक दिन मैं विनोद के घर गई और उससे कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम लोगों का झूठा खाना क्यों खाते हो और झूठा खाना खाकर तुम करोड़पति कैसे बन गए? वह मेरी तरफ हैरत भरी निगाहों से देखने लगा, जैसे कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। पर मैंने उस दिन सब कुछ देख लिया था। विनोद लोगों का कूड़ा लेकर अपने घर के पिछले वाले हिस्से में चला जाता और तालाब के सामने बैठकर उन कूड़े को छांटता। बेचने का सामान वह अलग रखता और लोगों का सड़ा हुआ बासी खाना दूसरी जगह। यह देखते ही मेरी हालत खराब हो गई। वह एक बर्तन में सारा गंदा खाना इकट्ठा कर रहा था। इस गंदे खाने को खाकर ही शायद वह अमीर बना है। मुझे देखकर इतनी उल्टी आ रही थी क्योंकि खाने से बदबू आ रही थी। अगर मैं उसे खाता हुआ देख लेती तो वहीं पर उल्टी कर देती, इसलिए दौड़कर मैं अपने घर चली गई थी। घर जाते ही मुझे उल्टियाँ होने लगी और शायद गंदी बदबू की वजह से मैं बेहोश भी हो गई। मैंने विनोद से कहा, मैंने तुम्हें देख लिया था। उस दिन तुम लोगों का घर का बासी खाना एक बर्तन में इकट्ठा कर रहे थे। मेरी भाभी तुम्हें रोज बासी रोटी कागज में पैक करके देती है और तुम उसे लेकर मुस्कुरा कर चले जाते हो और उसे खाकर तुम करोड़पति कैसे बन गए? विनोद मुझे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, यह राज इतनी आसानी से तुम्हें नहीं बताऊंगा। कल तुम आ जाना जब मैं कूड़ा छाटूंगा और तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। मैंने कहा, मैं तुम्हें वह गंदा खाना खाते हुए नहीं देख सकती। तुमने जरूरत के समय मुझे पैसे देकर मदद की। मैं कैसे सड़ा हुआ खाना तुम्हें खाते हुए देख सकूंगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसने कहा, अपने दिमाग में ज़्यादा जोर मत लगाओ और कल सुबह आ जाना। जब विनोद कूड़ा छाट रहा था तो मैं उसके पास गई। मुझे देखकर वह मुस्कुराया और कहा कि इन कूड़े को तो मैं बेच देता हूँ, जिससे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। लोग कई सारा कबाड़ी का सामान मुझे दे देते हैं और मैं कबाड़ी वाली को यह देकर पैसे कमाता हूँ और यह सड़ा खाना जो मैं अलग कर रहा हूँ वह मैं अपनी मछलियों को खिलाता हूँ। मैंने कहा, कौन सी मछली? तभी वह बर्तन के बासी खाना लिया और मछलियों को खिलाने लगा। बड़ी बड़ी मछलियाँ उछल उछल कर वह खाना खा रही थी। उसने कहा, इस गरीबी की जिंदगी से मैं परेशान हो गया था। तभी मेरे दिमाग में यह बात आई। मैं यह तालाब को साफ करवाया और मछली डाल दिया। धीरे धीरे मछलियाँ बड़ी हो गई तो बाजार में मैं उसे बेचने लगा और काफ़ी अच्छे पैसे आने लगे, जिससे मेरी हालत दिन पर दिन सुधरती चली गई। लेकिन मैंने पैसे खर्च नहीं किया और बैंक में जमा करता रहा ताकि एक साथ जब ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए फिर मैं घर बनवा सकूं और एक कार भी ले सकूं। दरअसल मैं तुम्हें बहुत पहले से चाहता हूं, पर मुझे पता है कि मेरी गरीबी के कारण तुम मुझसे बात नहीं करती थी। इसमें तुम्हारी गलती नहीं। मोहल्ले में मुझसे कोई भी ढंग से बात नहीं करता, पर काम तो काम होता है ना। जरा सोचो कि अगर कूड़ा वाला ना हो तो शहर एक डस्टबिन बन जाएगा। जहाँ देखो कूड़े ही कूड़े नजर आएंगे। मैं अगर एक दिन नहीं आता तो लोग परेशान हो जाते हैं और मुझे बातें सुनाते हैं। इसलिए कभी बुखार भी हो जाए तब भी मैं अपना काम बंद नहीं करता। उसकी बातें सुनकर मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी। किस तरह से एक कूड़े वाला शहर के सबसे ज़रूरी काम करता है और हम उसे इज्जत नहीं देते। मैंने उससे माफ़ी मांगी और हम दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे वह दोस्ती प्यार में बदल गया। उसके पास करोड़ों रुपए थे पर वह कूड़े फेंकने का काम बंद नहीं किया। उसने कहा, यह समाज सेवा है और इसी वजह से मैं खुशी खुशी कूड़ा उठाता हूँ। जब मैं यह बात अपने घर वालों को बताई तो मेरे घर वालों ने विनोद को घर पर बुलाया। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उन्होंने विनोद को कभी भी इज्जत नहीं दी, जबकि वह भी इज्जत का हकदार है। पढ़ाई खत्म होने के बाद मैंने विनोद से शादी कर ली और दोनों मिलकर मछली का कारोबार चलाने लगे। दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कूड़ा उठाने का काम हमें बहुत गंदा जरूर लगता है, पर जब शहर में कूड़े वाले का स्ट्राइक होती है तब रास्ते से चलना भी दुश्वार हो जाता है और उस वक्त हमें एहसास होता है कि यह लोग कितना ज़रूरी काम कर रहे हैं और बदले में हमसे थोड़ी इज्जत ही मांगते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उनके साथ इज्जत के साथ पेश आए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।